नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है, जहां एनडीए ने 202 सीटों पर जीत हासिल कर बिहार की दिशा ही बदल दी है। लेकिन अभी भी बिहार की सियासत गरमाई हुई है कि एनडीए का अगला कदम क्या होगा। सरकार तो बन गई है, लेकिन मंत्रालय के लिए क्या फॉर्मूला कैसे तैयार हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन खासकर आरजेडी बर्बादी की राह पर चल रही है, जिससे आरजेडी के नेता ही इस्तीफा लेकर खड़े हो गए हैं। बताएंगे आपको पूरा मामला क्या कुछ चल रहा है बिहार की सियासत में। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान दो मुख्य दल यानी एनडीए और महागठबंधन टक्कर की लड़ाई कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन जिस तरह से एनडीए ने अपना फॉर्मूला तैयार किया, उससे एनडीए को ऐसी जीत मिली जिसकी उम्मीद उनको भी नहीं थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का प्रदर्शन इतना बुरा रहा कि अब उनको कैमरा फेस करने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी भी स्थिति की बात की जाए तो अभी एनडीए और महागठबंधन में एक चीज बिल्कुल कॉमन नजर आ रही है, और वो है इस्तीफा। दोनों दल में इस्तीफे की खबर है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक तरफ नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने को वो तैयार हैं कि नई सरकार के गठन होगा, तो वही दूसरी तरफ महागठबंधन की पार्टी जैसे आरजेडी और कांग्रेस से नेता विधायक इस्तीफा लेकर खड़े हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि एक तरफ आरजेडी के तेजस्वी यादव, जिन्हें पारिवारिक कलह से फुर्सत ही नहीं है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस के राहुल गांधी है, जो ये जानने के बाद कि उनका वोट चोरी का मुद्दा किस तरह फेल हो गया है, फिर भी चुनाव को छोड़कर वोट चोरी पर फोकस किए बैठे हैं। यानी एक तरफ तैयारी है, जश्न है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की बर्बादी है। सबसे पहले बात करें एनडीए की, तो एनडीए में तो सरकार गठन की तैयारी चल रही है, लेकिन सरकार गठन की तैयारी में ये कोई एक रात का खेल नहीं, बल्कि 10 चरणों वाली एक सुनियोजित प्रक्रिया है। आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या है ये 10 चरण। पहला चरण है सहयोगी दलों के विधायक दल नेताओं का चुनाव। इसमें आरएलएम, एचएएम और एलजेएसआर ने अपना काम पूरा कर लिया है। उपेंद्र कुशवाहा को आरएलएम ने अधिकृत किया है। जीतन राम मांझी की पार्टी ने प्रफुल्ल मांझी को नेता चुना है, और चिराग पासवान की एलजेएसआर के 19 विधायकों ने राजू तिवारी को चुना है। ये 3 चरण पहले ही पूरे हो चुके हैं। अब बाकी चरण में मंगलवार को जेडीयू के 85 विधायकों की बैठक होगी, जहां नीतीश कुमार को विधायक दल नेता चुना जाएगा। साथ ही भाजपा के 89 विधायकों की मीटिंग में सम्राट चौधरी को फिर से नेता बनाने की चर्चा है। फिर एनडीए के सभी 202 विधायकों की संयुक्त बैठक में नीतीश को एनडीए विधायक दल नेता घोषित किया जाएगा। उसके बाद राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जाएगा और नीतीश को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। शपथ के बाद विधानसभा में बहुमत परीक्षण होगा। पूरी प्रक्रिया 2-3 दिनों में पूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं कैबिनेट के फॉर्मूले की। यह सबसे हॉट टॉपिक है। कुल 35 मंत्री बनेंगे, यानी हर 6 विधायकों पर 1 मंत्री। सीट शेयरिंग का अनुमानित फॉर्मूला कुछ इस तरह है कि भाजपा को 15 से 16, जेडीयू को 14 से 15, एलजेएसआर को 3 से 4 और हम को और आरएलएम को 1-1 मिलेगा। लेकिन असली बहस डिप्टी सीएम के पदों पर है। क्या 2 रहेंगे या 3 रहेंगे? भाजपा 2 डिप्टी सीएम बनाए रखने के पक्षधर है। एक तो सम्राट चौधरी को मिल सकता है, जो कोयरी समुदाय से है और नीतीश के साथ लव कुश जोड़ी के रूप में देखे जाते हैं। अमित शाह ने चुनाव प्रचार में सम्राट और विजय सिन्हा को बड़ा आदमी बनाने का वादा किया था। दूसरा डिप्टी सीएम राजपूत समुदाय से हो सकता है। एनडीए में 70 स्वर्ण विधायक है, जिनमें 32 राजपूत यानी भाजपा के 19, जेडीयू के 7 और 22 भूमिहार होंगे। राजपूतों की संख्या ज्यादा होने से उनकी दावेदारी मजबूत है। राजीव प्रताप रूडी जैसे नेता ठाकरों की हिस्सेदारी की बात कर चुके हैं। अगर 3 डिप्टी सीएम बने तो चिराग पासवान की एलजेएसआर को मौका मिलेगा। उनके 19 विधायकों में 5 राजपूत है, लेकिन दलितों को भी बड़ा पद देने का
विचार हो रहा है। पिछली सरकार में कोयरी और भूमियार डिप्टी थे, अब स्वर्णों और दलितों का बैलेंस भी बन सकता है। क्षेत्रीय संतुलन भी महत्वपूर्ण है। शाहबाद हो, मिथिला हो, चंपारण हो, ऐसे इलाके को प्राथमिकता मिल सकती है। यह फॉर्मूला जातीय गणित पर आधारित है जो एनडीए की जीत का राज है। लेकिन क्या यह सब सुचारू चलेगा या फिर आखिरी मिनट में कोई ट्विस्ट आएगा, ये तो समय बताएगा। एक तरफ फॉर्मूले पर मंथन चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ शपथ ग्रहण की तैयारी भी चल रही है। शपथ ग्रहण से पहले पटना की सड़कों पर एक नया जश्न दिख रहा है। सनातन धर्म की जीत, ये नारे लगे पोस्टर पूरे शहर में चिपके हुए हैं। इन पोस्टर्स पर नीतीश कुमार, पीएम मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, मंगल पांडे जैसे नेताओं की तस्वीरें हैं। ये पोस्टर्स एनडीए की भारी जीत को सनातन धर्म की जीत बता रहे हैं। गांधी मैदान के आसपास ये पोस्टर्स खूब लगे हैं जहां 20 नवंबर को शपथ होगा। राजनीतिक रूप से ये एनडीए की हिंदुत्व वाली इमेज को मजबूत कर रहे हैं। चुनाव में राम मंदिर, हिंदू एकता जैसे मुद्दों ने स्वर्ण वोटों को एकजुट किया है और ये पोस्टर्स उसी का एक्सटेंशन है। विपक्ष इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश बता सकता है, लेकिन एनडीए के लिए ये जश्न का हिस्सा है। पटना में ये पोस्टर्स देखकर लगता है जैसे बिहार की सियासत अब विकास के साथ साथ सांस्कृतिक गौरव पर फोकस करेगी। क्या ये पोस्टर्स नई सरकार की दिशा तय करेंगे या सिर्फ चुनावी जश्न का हिस्सा है, ये अब एक बहस का विषय बन गया है। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जहां माहौल बिल्कुल उल्टा है। 202 सीटों वाली करारी हार ने न सिर्फ आरजेडी को झकझोर दिया है, बल्कि लालू परिवार के अंदर चल रहे खामोश जंग को भी खुलेआम सड़क पर ले आई है। तेजस्वी यादव पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सचमुच लालू प्रसाद की विरासत संभाल पाएंगे या ये विरासत उनके हाथों बिखर जाएगी। पार्टी के अंदर ही इस्तीफे का सिलसिला शुरू हो चुका है। कई पुराने और वफादार विधायक नेता पार्टी छोड़ने की कगार पर है। कुछ ने तो बैकडोर से भाजपा और जेडीयू नेताओं से बातचीत भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि अब भाजपा खुलकर लालू की बेटियां जो रोहिणी आचार्य और मीसा भारती उन्हें आगे लाने की सलाह दे रही है। भाजपा के यादव चेहरे निखिल आनंद ने तो सीधे ट्वीट करके तेजस्वी को फेल घोषित कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी परिवार को एकजुट रखने में पूरी तरह नाकाम रहे। रोहिणी को संबोधित करते हुए कहा कि जिस बहादुरी से तुमने पापा को किडनी दी, उसी बहादुरी से अब परिवार और पार्टी से अपने आप को बचाओ। मीसा से सवाल किया, बहन चुप क्यों हो, क्या तेजस्वी परिवार को डरा रहे हैं? निखिल का साफ कहना है कि लालू की सच्ची उत्तराधिकारी रोहिणी और मीसा ही है। तेजस्वी ने विरासत छीनकर इन्हें सौंप देनी चाहिए। ये कोई साधारण ट्वीट नहीं है, बल्कि भाजपा की सोची समझी स्ट्रैटेजी है। आरजेडी में पहले से ही तेजस्वी और रोहिणी के बीच सार्वजनिक झगड़े हो चुके हैं। चप्पल कांड तो सबको याद ही होगा, जब रोहिणी ने संजय यादव का नाम लिए बिना और तेजस्वी ने गुस्से में चप्पल फेंक दी थी। उस वक्त राबड़ी देवी और लालू और सारी बहनों ने रोहिणी का साथ दिया था। मीसा की चुप्पी भी रहस्यमयी रही कि क्या वो सचमुच संसद में व्यस्त है या तेजस्वी के दबाव में है। कांग्रेस भी महागठबंधन में त्रस्त है। राहुल गांधी का वोट चोरी वाला मुद्दा पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ और अब कई कांग्रेसी नेता इस्तीफे की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर महागठबंधन की ये बर्बादी एनडीए के लिए सुनहरा मौका बन गई है। अगर रोहिणी और मीसा आगे आई तो यादव वोट बैंक में भारी फूट पड़ेगी। आरजेडी 2-3 टुकड़ों में बंट जाएगी और 2025 के अगले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की वापसी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। लालू प्रसाद की विरासत पर चल रही ये पारिवारिक जंग अब बिहार की सियासत को नया मोड़ देने वाली है। सवाल यही है कि क्या रोहिणी राजनीति में पूरी तरह एंट्री लेगी या मीसा संसद छोड़कर आरजेडी की कमान संभालेगी? ये सवाल अभी पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। बिहार की ये सियासत एक थ्रिलर मूवी की तरह लग रही है। एक तरफ एनडीए का जश्न है, सरकार गठन की रफ्तार पर है, डिप्टी सीएम की रेस चल रही है और सनातन धर्म की जीत के पोस्टर्स भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन का संकट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जहां इस्तीफे, पारिवारिक कला और भाजपा की चालें
तेजस्वी के लिए चुनौती बनकर सामने खड़ी हो गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनने को तैयार है। ऐसे में अब आगे क्या होगा बिहार की सियासत में, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।